बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन के हवाले से ऑलरेडी बहुत कुछ सामने आ चुका है, लेकिन जनरल नदीम अंजुम के अलावा एक और जर्नैल की एक्सटेंशन की सिफारिश की गई। आर्मी चीफ के सामने जब ये मुद्दा रखा गया तो आर्मी चीफ का इंतहाई सख्त रद्द अमल इस पर आया, और ये सिफारिश करने वाले भी शहबाज शरीफ साहब नहीं थे। ये सिफारिश करने वाला एक इंतहाई अहम तरीन शख्स था जिसका बाद में पता चला। ये पूरी स्टोरी क्या है और किस तरह से इस वक्त अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि नया DGISI कौन होगा, इस हवाले से भी आम तरीन तफसीलात हैं, फैसला हो चुका है और उसमें क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्होंने सितंबर में रिटायर हो जाना है और सितंबर में उनकी मुद्दत मुलाजमत पाकिस्तान की फ़ौज में जो है वो ख़त्म हो जानी है। तो बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है, बहुत सी मेरे पास नई डेवलपमेंट्स भी हैं इस हवाले से। जबकि हुकूमत जो है उसके खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट भी आ चुकी है, और इसके साथ ही साथ क्या इमरान खान साहब जो है उनके लिए फ़ौज की पॉलिसी जो है, जो एक आहनी हाथों से निमटना था, जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी जिसमें कोई लचक नहीं दिखाई जानी थी, क्या वो पॉलिसी तब्दील हो चुकी है या फिर उसे ब्रेक्स लग चुकी हैं? इस वाले से भी एक बहुत बड़ा दावा है, एक बहुत बड़ा क्लेम है। और अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही जो पहले इमरान खान की मुखालफत में सबको समझाते फिरते थे, मतलब जो आगे पीछे का सारा मंजरनामा वाजे करते थे ना, जो फन्ने खान बने हुए थे, अब वो बैठ के सर पकड़ के बैठे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या हो रहा है। मतलब गेम ऐसी पड़ गई है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और ये व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैंने कल भी आपको ये बताया था कि हुकूमत जो है उसके हवाले से IMF जो है उसने मुआहदे की एक रिपोर्ट जारी की है और IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी हैं और हुकूमत जो है वो गैस और बिजली मजीद महंगी करेगी। और ये रिपोर्ट जो है ये बिलाशुबा मौजूदा हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। और अब वाज़ेह हो चुका है कि जिस चीज़ को हुकूमत कामयाबी करार देती रही वो दरअसल हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत था। और ये जो एक स्टैंड बाय मुआहदा है, इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, और IMF ने पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत को पाबंद किया है कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में डॉलर के रेट में फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि पिछले हफ्तों में डॉलर के ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट में ऐसा वक्त भी था जब फ़र्क 30 रुपये था। मतलब अब बहुत सी चीज़ों के अंदर IMF ने पाकिस्तान को बाउंड कर दिया है और IMF ने पाकिस्तान को गैस और बिजली दोनों के टैरिफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने का इस वक्त हुक्मनामा ही आप कह लें, क्योंकि अब हमने तो बात माननी है। और IMF ने ये तफसीलात जो हैं ये रिलीज़ की हैं। एंड आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त जो रिपोर्ट IMF की तरफ से आई है ये बेसिकली इसके ऊपर अब बहुत से सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं, बहुत से लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, ऑल्दो हमारे सामने है कि भाई मुल्क की मजबूरी थी ये सब कुछ, लेकिन ये एक सरेंडर एग्रीमेंट है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, PDM की कोalition हुकूमत की तरफ से। और बेसिकली IMF के सामने एक सरेंडर का ये एग्रीमेंट था जिसे इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी एफर्ट्स हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए और हम खुद मुख्तार हो जाएंगे और ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप ये पूरी IMF की रिपोर्ट पढ़ें तो आई पर्सनली थिंक कि इससे बड़ा सरेंडर जो है वो नहीं हो सकता था। और पहली मरतबा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी IMF की नहीं मानी वो भी पाकिस्तान को मनवाई गई हैं, बड़े धड़ल्ले से मनवाई गई हैं, बड़े ख़ास तरीके से मनवाई गई हैं। तो बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आई है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है, एक बहुत बड़ा खदशा भी है। और इस पर जाहिर बात है जितने मर्जी आप खदशात का इजहार करते हैं, बट दिस इज़ अ रियलिटी। और इसके अंदर अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका लुबे लुबाब क्या निकलता है। क्योंकि अभी तक जो हम चीज़ों को देख रहे हैं ये हुकूमत जो है इसने अच्छा खासा, मतलब इससे ज़्यादा ख़राब ये कर नहीं सकते थे अगर इससे ज़्यादा कोई कैपेसिटी होती। और ये वही बात है कि आप किसी शख्स को पानी में धक्का दे दें और आप उस शख्स को बाद में पानी से निकालें लेकिन उसकी सेहत ख़राब हो चुकी हो या उसके साथ कोई हादसा हो चुका हो, या फिर आप किसी शख्स को पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दें या किसी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक दें और नीचे जब वो उसकी टांग शांग टूट चुकी हो तो आप जाके उसकी जान बचाएं और आप कहें कि हमने तो इसकी जान बचाई है, इसे तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ओ भाई, आपने बेड़ा गर्क आपने किया, इस नहज पे मुल्क को आपने पहुंचाया,
اور اب آپ بڑکے مارتے ہیں. مطلب رتی برابر بھی اگر اکنامک فرنٹ پہ اس حکومت کی کوئی اچیومنٹ ہے نا, وہ اس کا کریڈٹ دراصل آرمی چیف کو جاتا ہے. انہوں نے کچھ نہیں, انہوں نے بیڑا غرق کرنے کی میں سمجھتا ہوں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور پتہ نہیں دیکھنے والوں کو کیا نہیں سمجھ آ رہی, آلدو ہم تو یہی سنتے ہیں کہ معیشت کو لے کے بہت کنسرنڈ اور یہ سب کچھ. معیشت کے ساتھ انہوں نے کیا کھلواڑ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے IMF کا تجربہ ڈار, اور میں وہ ساری باتوں میں نہیں جانا چاہتا. غصہ آتا ہے نا, میں اپنے ملک کو تباہ ہوتے نہیں نا دیکھ سکتے بھائی ہم. اور وہی بات ہے پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سخت بول جاتے ہیں. جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فساد ہوں بھائی. جو نظر آ رہا ہے وہی ہوگا نا. دن کو رات تو نہیں کہیں گے, ظلمت کو ضیاء تو نہیں کہیں گے, تو بندے کو خدا بھی نہیں کہیں گے. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہم سے. ہم پاکستان, بھائی پاکستان کے ساتھ وفاداری, پاکستان کا بھلا کرو, آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ماریں گے. پاکستان کے ساتھ مخلص ہو, میرے ملک کا فائدہ کرو. کوئی سیاست, ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے, ملک پہلے ہے. لیکن ملک کا ہی آپ جب بیڑا غرق کرتے ہیں تو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں اور دل کو بہت زیادہ رنج ہوتا ہے. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں چیزوں کے اوپر. ایک صحافی ہیں جی حسن ایوب صاحب, اور گزشتہ کچھ مہینوں کے اندر جس طرح سے وہ طاقتور حلقوں کے خود ساختہ ترجمان بن کے ابھرے ہیں, یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ صحافیوں کے فیصل باڈا. مطلب اس سے اچھی حسن ایوب صاحب, نو ہارش فیلنگز فار ہم, obviously he is doing his job, he is doing his work. لیکن ان کے جو دعوے ہیں حسن ایوب صاحب کے, وہ بالکل اس طرح سے جس طرح فیصل باڈا صاحب بہت کانفیڈنٹ ہو کے نہیں بتاتے کہ طاقتور حلقے یہ ایگریمنٹ بنے گا, یہ ارینجمنٹ بنے گا, اس طرح سے چیزیں چلیں گی, اس طرح سے چلیں گی. تو آئی تھنک پہلے ہی دفعہ ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں کہ حسن ایوب صاحب جو ہیں انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور انہوں نے بھی کل یہ بات کہی, وہ ایک ہے ولاگر, اس کے کسی ویلاگ کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے, کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 17 جولائی سے پہلے عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے, لیکن چیزیں سلو ہو گئی ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں ایسا ہوا ہے اور اصل میں کیا ہو رہا ہے. مطلب دس از دا فرسٹ ٹائم. اور اس سے ویسے یہی شاید ان چیزوں کو تقویت مل رہی ہے کہ ایک تو طاقتور حلقوں کے ساتھ حکومت کے اپنے معاملات کچھ چیزوں کے اوپر خراب ہو چکے ہیں, وہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں انہیں بریک لگائی گئی ہے. جس طرح سے ہم بتاتے رہے ہیں آپ کو کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس پلان کو بریک لگوائی گئی تھی. وہ بالکل پلان تھا, ٹیم بن چکی تھی, سب کچھ تھا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا اور اپنی فرسٹریشن کا بھی اظہار کیا حسن ایوب صاحب نے کہ بھائی کیسز بھی عمران خان صاحب کے, چاہے توشہ خانہ ہو یا دیگر, وہ بڑے سلو ہو گئے ہیں. اچانک ہر چیز بہت سلو ہو گئی ہے اور بہت زیادہ آرام سے چیزیں چل رہی ہیں. نواز شریف صاحب کی طرح چلتا نا روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ, نواز شریف صاحب کو جیسے پاناما میں اڑا کے رکھ دیا گیا, اس طریقے سے اڑا کے رکھتے تو فائدہ تھا, اس طریقے سے اڑا کے رکھتے تو کام بننا تھا, اس کے علاوہ کام نہیں بننا. مطلب حسن ایوب صاحب نے انڈائریکٹلی ایک جو میسج ہے وہ کمیونیکیٹ کیا ہے اور انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو obviously میں سمجھتا ہوں کہ آلدو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جنرل عاصم منیر اور جنرل فیصل نصیر قدموں کے نشان نہیں چھوڑتے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی عدالت سے نکلتا ہوا یا داخل ہوتا ہوا دکھائی دے, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں. مطلب دس از این ایلیگیشن, آئی ڈونٹ تھنک دس از سم تھنگ. یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے مائنس کے پروسیس میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن بڑے آرام سے ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں, تو آئی تھنک دس از این ایلیگیشن آن دی انسٹیٹیوشنز, بیکاز انسٹیٹیوشنز ہیو کلیئرلی مینشنڈ کہ بھائی وہ تو امپارشل ہے نا. وہ تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان بائسڈ ہیں, کس طرح سے اے پولیٹیکل ہیں, کس طرح سے نیوٹرالٹی جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں پولیٹیکل سچویشن میں. تو آئی تھنک کہ اس طرح کے دعوے ویسے فائدے سے زیادہ نقصان ہی کرتے ہیں. لیکن کم از کم ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ حسن ایوب صاحب نے بھی سمجھ نہیں لگ رہی ہے. مطلب اس وقت اگر حسن ایوب صاحب کو سمجھ نہیں لگ رہی, پھر پی ڈی ایم کو تو ویسے ہی نہیں لگنی, کیونکہ آبویسلی ان کا ایک پورا ایک وہ ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ, اینڈ آبویسلی چیزیں ہیں. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں معاملات کے اوپر. جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ DG ISI ہیں, اور DG ISI یا پھر ISI کا جو چیف ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم لگاتے ہیں. اور اس کے لیے ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ فوج سے ہونا چاہیے. بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو بھی DG ISI لگایا تھا, اور بھارت اور دیگر ممالک کے اندر بھی یہ کمپلژن نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر بھی لیگلی کوئی ایسی کمپلژن نہیں ہے, آلدو دس از اے نارم. اور ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل جو ہے, ویری پاورفل پوزیشن, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن, جو کوئی میرے نزدیک جو لیفٹیننٹ جنرل کوئی بھی سب سے زیادہ عام پوزیشن ہولڈ کر سکتا ہے تو وہ DG ISI ہے, کیونکہ بہت پاورفل, بہت زیادہ امپورٹنٹ, بہت زیادہ اسٹریٹجک امپورٹنس ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی جب DG ISI لگا رہے تھے اس وقت بہت سی چیزیں خراب ہوئیں, بہت سے معاملات ہوئے, فوج نے اپنا موقف دے دیا, پھر خان صاحب نے انٹرویوز کیے, اینڈ آل آف دیٹ, وہ پورا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے. تو وزیر اعظم جو ہے اس کی یہ اپنی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ جسے مرضی لگائے, آلدو اس میں آرمی چیف کا ایک بہت بڑا سے ہوتا ہے اور وہ رہے گا, اور عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بھی تھا, ابھی بھی ہوگا. جنرل ندیم انجم صاحب جو ہے his retirement is due in September, اور ان کے والے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے
बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियली आर्मी चीफ को लिख दिया हुआ है कि भाई हम जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्हें एक्सटेंशन देना चाहते हैं। ये कोई इतनी बड़ी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर कोई हैरत हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सटेंशन पहले भी मिलती आई हैं, आर्मी चीफ्स को भी मिल जाती हैं। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि इवन इफ ही गेट्स रिटायर्ड फ्रॉम द मिलिट्री, वो रिटायर्ड होके भी तो ISI की कमांड कर सकते हैं, लेकिन 1 साल की एक्सटेंशन की बात हो रही है। इवन वो दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि वो फौज में मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो जाए और वो एक लेफ्टिनेंट जनरल ना रहें, लेकिन वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के तौर पे, बिकॉज प्रेसिडेंस तो है, बेनज़ीर साहिबा लगा चुकी हैं ऑलरेडी एक इस तरह से। अब एक बड़ी खबर जो है, जो सबसे बड़ी खबर है, और इस वक्त तक गवर्नमेंट जो है वो DG ISI नदीम अंजुम साहब जो हैं जाते जाते उन्हें एक्सटेंशन देना चाहती है। दिस इज कन्फर्म्ड। अब आर्मी चीफ इसके ऊपर क्या मामला आगे चलते हैं वो अभी तक किसी को नहीं पता। अब जो बड़ी खबर है वो ये है नाज़रीन इकराम, और इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं, और मेन स्ट्रीम जो डिजिटल मीडिया है, मेन स्ट्रीम डिजिटल मीडिया, उस पर भी रिपोर्ट हो रही है। मुअज़्ज़म फ़खर साहब ने भी ये दावा किया है कि आर्मी चीफ के पास जनरल नदीम अंजुम के हवाले से तो वज़ीर आज़म ने भेजा हुआ है कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। एक और जर्नैल की सिफारिश, एक और लेफ्टिनेंट जनरल जिन्होंने सितंबर में रिटायर होना है, उनकी एक्सटेंशन की सिफारिश भी आर्मी चीफ से कर दी गई। और उनकी जो एक्सटेंशन की सिफारिश है वो आर्मी चीफ के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी। आर्मी चीफ हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि देखें चले ISI का मामला तो वज़ीर आज़म की डोमेन है, ये तो क्लियरली मुदाखलत है आर्मी चीफ के मामलात के अंदर। और आर्मी एक नया प्रेसिडेंस ना कि ये और वही चीज़ कि आले शरीफ का मशहूर है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को भी अपनी मर्जी से, वो जैसे शुरू वाले दौर में बशर साहब के दौर में भी कहते थे ना कि ये कोर कमांडर हटा के इधर लगा दो, ये इधर कर दो, इधर कर दो, उसे पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं ये इदारे को। तो बंदा जो सिफारिश लेके आर्मी चीफ के पास गया, और आर्मी चीफ साहब इसके ऊपर अच्छा खासा उन्होंने माइंड की इस बात को कि भाई मुझे डिक्टेट कर रहे हैं आप कि मैं अपने इदारे को कैसे चलाऊं और किसे एक्सटेंशन दूं। और ये वैसे ऐसा प्रेसिडेंस नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल को इस तरह से। तो बंदा कौन था? बंदा था जी इसहाक डार, नवाज शरीफ साहब का समधी। अब ये पता नहीं क्या गेम कर रहे थे, क्योंकि जब ये बात चीफ साहब की तरफ से कम्युनिकेट की गई शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता था। एक मीटिंग में जब चीफ साहब ने कहा कि डार साहब भी एक एक्सटेंशन मांगने आए थे, किसी की सिफारिश करने आए थे, और दो आर्मी चीफ ने उन्हें उनकी बोलती बंद करा दी। ये लफ्ज़ ठीक है, बोलती बंद करानी, कम से कम वो वहाँ से मायूस का है, ये कह लें, जैसे भी गए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे तो नहीं पता। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वड्डे भैन मैनू ही कह देंगे, मैं भी थानू कह देना सी। तो अब वड्डे भैन क्योंकि उनके समधी हैं वो आले शरीफ, और यानी एक अगर शहबाज फैमिली है, एक नवाज है, तो इसहाक डार साहब नवाज फैमिली में काउंट होते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों है। लेकिन ऑब्वियसली अब ये अंदर खाते भी कुछ गेमें पड़ रही हैं, और मुझे ये नहीं पता कि ये एक्सटेंशन में जनरल साहब का नाम नहीं लूँगा जिनके हवाले से ये दावा सामने आ रहा है कि जी उनकी एक्सटेंशन, क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट बिलीव इन दिस कि किसी को मुतनाज़ा बना दिया जाए बिला वजह। ऑल्दो बहुत से साफ़ी हैं, कभी जनरल आसिफ गफूर को मुतनाज़ा बना देते हैं, हाजिर सर्विस जर्नल हैं, कभी किसी जर्नल को, कभी किसी जर्नल को, चले वो उनका काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत से सवाल इससे ये भी खड़े होते हैं कि ये जो दूसरी एक्सटेंशन मांगी गई है, और शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता और इसहाक डार साहब को पता है, और अब अगर नवाज शरीफ साहब को नहीं पता तो या तो इसहाक डार साहब अपनी कोई गेम कर रहे हैं, या फिर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई गेम कर रहे हैं। बस सब माया है, काम जो है ये ऐसे ही लोग हैं, ये एक दूसरे पे कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, ये सारे ऐसे ही हैं। मतलब ये हाल है इनका, ये सूरत हाल है जो आपके सामने रखी है मैंने, और एक्सक्लूसिव खबर दी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।